हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेपरेशन ऑफ ऑडियो एड्स। तो इससे पहले हमने बात कर दी थी आपके जितने भी विजुअल एड्स है उसकी हमने बात कर दी थी, जिसके अंदर हमने ब्लैक बोर्ड, चार्ट, फ्लैश कार्ड, प्रेजेंटेशन, इतने सारे जो भी हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी डिस्कस कर ली थी। आज हम नेक्स्ट बात करेंगे ऑडियो एड्स। ऑडियो का मतलब होता है श्रवण करके, जिसको कि हम सिर्फ और सिर्फ सुन सकते हैं और सुनने के बाद ही हम क्या करते हैं, किसी चीज़ से लर्निंग अपनी एनहांस कर सकते हैं। जैसे कि आपके रेडियोज़ की बात होती है, रेडियोज़ के अंदर आपके बहुत सारे एजुकेशनल आपके डिस्कशंस होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, है ना। इसके साथ साथ आपके कई लोग अपनी स्टोरीज टेल करते हैं वहाँ पर। तो इस तरह के प्रोग्राम आपने अपने रेडियोज़ पे सुने होंगे। तो रेडियोज़ पर बहुत सारे ऐसे जो हमारे लर्निंग मटेरियल है या जो लर्निंग से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सुनाई जाती है, ठीक है। तो इसके लिए स्पेशली कुछ एक ब्रॉडकास्ट रखे जाते हैं, है ना। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर कुछ एक चीज़ें आपको वहाँ पर बताई जाती है। जैसे कि फार्मर्स के लिए स्पेशली एग्रीकल्चर बेस्ड कुछ प्रोग्राम्स लाए जाते हैं, जहाँ पर फार्मर को जो है उनको क्या किया जाता है, नॉलेज दी जाती है कि वो अपनी फसलों को कैसे और ज़्यादा बेहतर तरीके से उगा सकते हैं। इसी तरह से एजुकेशनल रेडियोज़ भी होते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड भी कई बार जो हमारे कुछ एक रेडियोज़ है वहाँ पर आपके लिए इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि ज्ञानवाणी है। ज्ञानवाणी के अंदर क्या होता है, आपके लोकल कम्युनिटी से रिलेटेड एजुकेशन दी जाती है, एनसीईआरटी की एजुकेशन दी जाती है ना। और साथ ही साथ पंचायती राज के बारे में वहाँ पर बताया जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें दी जाती है। इसके लिए आपका रेडियो स्टेशन FM 105.6 पर ये चीज़ें आपको सुनाई जाती है। तो उससे भी क्या होती है कि आपकी जो लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाती है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम बात करें ऑडियो एड्स में सबसे पहले रेडियो की, तो रेडियो क्या है? रेडियो भी एक तरह का टेक्नोलॉजी वॉज फर्स्ट कम्स ड्यूरिंग लेट 19th सेंचुरी एंड कम पॉपुलर ड्यूरिंग अर्ली 20th सेंचुरी। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि 19वीं शताब्दी में आई थी और इसी के साथ साथ ये प्रसिद्ध कब हुई? 20th सेंचुरी में ये प्रसिद्ध होनी शुरू हो गई थी। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ब्रॉडकास्ट द फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम इन इंडिया इन जून 1923। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो हमारा रेडियो है उसमें सबसे पहला जो ब्रॉडकास्ट है वो कब हुआ था, तो वो हुआ था आपका 1923 में, जून 1923 में। बॉम्बे ब्रॉडकास्ट इसको कहा जाता है। तो ये क्लब ऑफ बॉम्बे ब्रॉडकास्ट आपका सबसे पहले रेडियो पर ब्रॉडकास्ट होने वाला एक चैनल था। ये एक तरह से इसके अंदर कुछ एक इन्फॉर्मेशन आपको दी गई थी, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे जो रेडियो है इसका आविष्कार, इसके बारे में हम देखेंगे, इसकी हिस्ट्री के बारे में हम देखेंगे और एजुकेशन से रिलेटेड कौन कौन से प्रोजेक्ट हमारे हैं जो हमें इनकलकेट करते हैं, हमारी नॉलेज को बूस्ट करते हैं थ्रू रेडियो, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो कुछ एक हमारे मेजर एजुकेशनल रेडियो प्रोजेक्ट हुए हैं इंडिया के अंदर, उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा जून 1923 से ये स्टार्ट हो गया था। फिर सबसे पहले हमारा आया स्कूल ब्रॉडकास्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। स्कूल ब्रॉडकास्ट प्रोजेक्ट ये कब आया? 1937 में। तो ये कहाँ कहाँ स्टार्ट हुआ था? ये दिल्ली, कलकत्ता, है ना, मद्रास, बम्बई, यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ था। और इसका क्या सबसे बड़ा लैक इसमें क्या हो गया था कि उस टाइम पे जो सिलेबस था वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट था। इवन अगर हम एक स्टेट की बात करें तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट था सिलेबस बच्चों का। तो इसलिए क्या हो गया था, जो ये स्कूल ब्रॉडकास्ट प्रोजेक्ट था ये अच्छे से इम्प्लीकेट नहीं हो पाया ड्यू टू द लैक ऑफ अ सिमिलर करिकुलम, ठीक है। फिर आया आपका अडल्ट एजुकेशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 1956। अगर हम इसकी बात करें तो ये एक तरह से इसको हम रेडियो फॉरम भी कहते हैं। तो ये महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ था। ये एग्रीकल्चर बेस्ड था, ठीक है। यहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जानकारी दी जाती थी और इसका क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा ये सक्सेस हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद आया था फार्मर एंड होम ब्रॉडकास्ट प्रोजेक्ट 1966, ठीक है। सॉरी, फार्मर नहीं, फार्म एंड होम ब्रॉडकास्ट प्रोजेक्ट। तो इसके अंदर भी किसके लिए था? ये भी फार्मर के लिए था कि फार्मर को कैसे एजुकेट करना है ना, उनको कैसे बताना है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, वो कैसे मैनेज कर सकते हैं अपनी कृषि को। फिर आया यूनिवर्सिटी ब्रॉडकास्ट प्रोजेक्ट 1965। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका इनिशिएशन तो कब हुआ था? 1965 में ये स्टार्ट हुआ था। ये दो तरह के प्रोग्राम इसके अंदर दिए जाते थे। एक तो इसमें जर्नल प्रोग्राम की बात करते थे और दूसरा इसमें इनरिचमेंट की बात करते थे कि जर्नल प्रोग्राम होना चाहिए, कैसे हमने अपने प्रोग्राम को एनहांस करना है। इसके अंदर पब्लिक इंटरेस्ट की बात कही गई थी, है ना। नेक्स्ट है लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम 1979। तो यहाँ पर भी ज़्यादातर जो ये स्टार्ट कब हुआ था? 1979 से 1980 के बीच में। तो
तो ये राजस्थान में स्टार्ट किया गया था। तो इसको हम रेडियो पायलट प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर भी लैंग्वेज की बात की गई थी, यहाँ पर भी यही बोला गया था कि जो लैंग्वेज है वो किस तरह से आनी चाहिए। तो ये इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज की यहाँ पर बात की गई थी, ठीक है। और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड सेंटर यू इंस्टीट्यूशन ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था। और इसका जो मेन एम था वो था कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी बच्चों को स्कूल में पढ़ानी है, ठीक है। फर्स्ट लैंग्वेज हमारी हिंदी होनी चाहिए। तो इसको इम्प्लीकेट सबसे पहले 500 प्राइमरी स्कूल में किया गया था, जयपुर जैसे अजमेर जयपुर में इसको एक एक्सपेरिमेंटल बेस पर रखा गया था। इससे क्या हो गया था कि बहुत ज़्यादा वोकेबुलरी जो है वो इंक्रीज हो गई थी, यानी कि शब्दकोश बहुत ज़्यादा बढ़ गया था लोगों का। नेक्स्ट है हमारा इग्नो AIR 1998। अगर हम इसकी बात करें तो ये एक तरह का इंटरैक्टिव रेडियो काउंसलिंग की तरह काम करता था, ठीक है। ये जो ओपन या हमारे डिस्टेंस एजुकेशन वाले बच्चे होते हैं उनके लिए था। तो इससे क्या हो गया था, ये ब्रिज का काम करता था इंस्टीट्यूशन और लर्नर के बीच में। जो बच्चे घर से रहकर पढ़ाई करते थे तो उनके बीच में ये क्या करता था, एक तरह के जो गैप होता था उसको फुलफिल करता था। तो ये सबसे पहले भोपाल में स्टार्ट हुआ था 1998 में। उसके बाद ये 8 अदर जगह पर स्टार्ट हुआ था, जिसके अंदर की हमारा शिमला भी था, ठीक है। जैसे लखनऊ, पटना, जयपुर, शिमला, रोहतांग, है ना, जालंधर, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। तो ये सारे इन्होंने कवर करे थे। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम आता था 4 बजे से लेके 5 बजे तक शाम के टाइम। तो उस पे क्या होता था, उस पे जो है मैक्सिमम एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया था। और इसके साथ साथ जितने भी बच्चों के कुछ एक अपने डाउट्स होते थे उनको उसमें क्लियर करवाया जाता था। फिर है ज्ञानवाणी। तो जो ज्ञानवाणी है ये अभी तक आपका क्या है, बहुत ही अच्छे से चल रहा है। तो इसके लिए जो रेडियो स्टेशन है वो है 105.6 FM। तो वहाँ पर इसमें बहुत सारे NCERT बेस्ड चीज़ें दिखाई जाती है, इग्नो की चीज़ें दिखाई जाती है, UGC की चीज़ें बताई जाती है ना। इसके साथ साथ आपका पंचायती राज, ह्यूमन राइट, है ना, वोकेशनल एजुकेशन हो गया, टीचर एजुकेशन हो गया, इससे रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे जो है आपके चीज़ें यहाँ पर बताई जाती है, ठीक है। तो ये था कुछ एक इसका इम्पोर्टेंट। अब अगर हम बात करें रेडियो की, तो हम इसको स्कूल में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इफेक्टिव ऑडियो एड्स डिवाइस की तरह काम करता है। इसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि ये टीचर को एज अ असिस्टेंट की तरह काम करता है ना। क्लासरूम में हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, इससे बच्चों को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, उनके जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो इन्हांस होते हैं ना। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हम क्या कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसिस को पहुँचा सकते हैं। अगर हम एजुकेशनल रेडियो की बात करें, आर डिज़ाइन टू डिलीवर एजुकेशन कंटेंट टू अवॉइड ऑडियंस थ्रू ब्रॉडकास्ट मीडिया। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ये डिज़ाइन किया जाता है बच्चों के लिए, जिसके अंदर हम एजुकेशनल कंटेंट बच्चों के लिए डालते हैं, ठीक है। टू अवॉइड, इसमें अवॉइड नहीं आना था, ये आना था हमारा वाइड यानी कि बहुत ज़्यादा एरिया तक हम इसको पहुंचा सकते हैं ना, वाइड ऑडियंस थ्रू ब्रॉडकास्ट मीडिया। तो हम बहुत दूर दराज के क्षेत्रों तक भी क्या कर सकते हैं, अपने एजुकेशन प्रोग्राम्स को बच्चों तक समझा सकते हैं, ठीक है। अब कैसे हम बच्चों तक एजुकेशनल रेडियो के थ्रू चीज़ें समझा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पहला हम यूज़ कर सकते हैं लेक्चर। कोई भी प्रोफेसर को हम अपने रेडियो स्टेशन पर बुला सकते हैं, वहाँ पर उनके लेक्चर्स होते हैं, हम उन लेक्चर को सुन सकते हैं। कोई डिस्कशन होता है, वाद विवाद होता है, चीज़ों को लेकर विचार विमर्श होता है, तो हम उसको भी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, उससे हमारी थिंकिंग एनहांस होगी। अगर किसी का इंटरव्यू आ रहा है तो हम उसको भी बच्चों तक पहुँचा सकते हैं, बच्चों को सुना सकते हैं। कई स्टोरी टेलिंग्स होती है तो उसको भी हम बच्चों को सिखा सकते हैं यहाँ से। और इसका एक फिक्स शेड्यूल और टाइम होता है, जिसका टीचर को पता होना चाहिए कि किस टाइम पर ये आपका जो है ब्रॉडकास्ट होने वाला है, और उस टाइम पे आप बच्चों को अच्छे से इसके बारे में बता सको, ठीक है। अगर हम बात करें क्यों ज़रूरी है हमें रेडियो का यूज़ क्यों करना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो ये हमें वाइड रीच देगा कि हम बहुत ज़्यादा दूर दूर के क्षेत्र तक पहुंचा सकते हैं बातों को ना। कई ऐसी चीज़ें होगी, कहीं हम ऐसे स्कूल में है जहाँ पर क्या है, इतना ज़्यादा अच्छा लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, तो हम रेडियो तो वहाँ पर बच्चों को सुना ही सकते हैं। रेडियो के अंदर हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, या किसी का भी कोई लेक्चर आ रहा है तो हम उसको बच्चों को बता सकते हैं। सेकेंड है आपका फ्लेक्सिबिलिटी इन शेड्यूलिंग। अब क्या होता है, इसमें क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना। किसी का अगर कोई, मान लो किसी ने कोई अपना जो है इंटरव्यू दिया है, तो हम उसको कहीं अपने पास रिकॉर्ड करके बाद में बच्चों को सुना सकते हैं। तो वो क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी इन शेड्यूल भी हो सकता है। फिर है प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग। इससे बच्चों को क्या होगी, अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी। जैसे किसानों के लिए जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं, उससे क्या होता है कि थोड़ी बहुत तो इन्फॉर्मेशन मिली ही जाती है किसानों को, वो थोड़े अच्छे तरीके से जो है अपने एग्रीकल्चर को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं।
अब कुछ एक चैलेंजेस भी यहाँ पर रहते हैं। तो चैलेंजेस किससे रहते हैं? सबसे पहले तो लिमिटेड इंटरेक्शन कंपेयर टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा बहुत ही हम इंटरेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि टोल फ्री नंबर कई बार दे देते हैं, तो हम उस पर कॉल करके अपने जो भी हमारी कुछ एक प्रॉब्लम्स होगी या हमारे क्वेश्चंस होंगे तो उनको हम पूछ सकते हैं। बट कई बार क्या होता है कि हमारे पास इतना प्रॉपर नेटवर्क नहीं होता है, तो हमारे कुछ एक डाउट होते हैं, हम उसको क्लियर नहीं कर पाते, मतलब एक तरह से अच्छा इंटरेक्शन नहीं हो पाता है हमारा, ठीक है। सेकंड है आपका डिपेंड ऑन ब्रॉडकास्ट शेड्यूल। अब कई बार क्या होता है कि इसका एक प्रॉपर ब्रॉडकास्ट शेड्यूल होता है, जैसे कि 6 बजे से 7 बजे तक ही होगा। फॉर एग्जांपल आप कई बार नहीं सुन पाए ड्यू टू सम रीजंस, तो क्या होता है कि वो दोबारा से आप उसको नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। तो वो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एक चैलेंज रहता है, इसके लिए हमें टाइम का एक प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका प्रेपरेशन ऑफ रेडियो। अब रेडियो को हम तैयार कैसे करेंगे, कैसे हमने तैयार करना है, चीज़ों को हमने कैसे बच्चों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा सिलेक्ट द प्रॉपर नेटवर्क प्लेस। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, जब भी हम बच्चों के लिए इस तरह का कोई रेडियो से रिलेटेड लेक्चर या डिस्कशन या किसी का इंटरव्यू ले जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें एक नेटवर्क देखना पड़ेगा कि जहाँ पर हम ले जा रहे हैं वहाँ प्रॉपर जो है सिग्नल है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर है नोट डाउन, ये आना था नोट डाउन ब्रॉडकास्ट टाइम्स। और सबसे पहले उसके बाद हमने क्या करना है कि एक हमारे को ये भी देखना है कि किस टाइम पर ये जो ब्रॉडकास्ट है वो हो रहा है, उसका टाइम का भी हमें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम क्लास के बीच में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हमें ये भी देखना है कि उस टाइम पे कहीं हमारी कोई क्लास कोलैप्स तो नहीं हो रही है बीच में। फिर है चेक द वॉइस क्वालिटी। अब उसके बाद कुछ एक स्पीकर्स का भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि लार्ज क्लास होगी तो बहुत सारे बच्चों को आपने वो ब्रॉडकास्ट सुनाना है, तो उसके लिए प्रॉपर वॉइस का अरेंजमेंट होना चाहिए वहाँ पर, ताकि सब बच्चों को अच्छे से सुनाई दे। फिर है प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ क्लासरूम। हाँ, तो क्लासरूम का भी क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए क्लास में। ये नहीं होना चाहिए कि हमने बच्चों को बहुत इकट्ठा इकट्ठा बिठा दिया, तो हमने एक प्रॉपर डिस्टेंस बच्चों के बीच में मेंटेन करके रखना है। लास्ट है आपका मेक डिसिप्लिन। अब क्या होगा कि जो बच्चे जब इस तरह की एक्टिविटी हम क्लासरूम में ले जाते हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा शोर करना शुरू कर देते हैं, या कई बार अनडिसिप्लिन करना शुरू कर देते हैं क्लासरूम में। तो हमने ये भी ध्यान रखना है कि जो बच्चे आए वो एक तरह से प्रॉपर डिसिप्लिन मैनर में आए और अच्छे से चीज़ों को सुने, ठीक है। और इसके साथ साथ उनके पास एक नोटबुक और पेन भी होना चाहिए, ताकि जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको वो साथ में नोट डाउन भी कर सके। और टीचर के पास भी खुद अपनी एक डायरी या उसका कुछ एक पर्सनल अपना नोट पैड हो सकता है, जिसमें वो उन चीज़ों को ऐड कर सके, ताकि टीचर्स को वो चीज़ें बाद में अपनी जो जब आप नेक्स्ट टाइम किस उस चीज़ को पढ़ा रहे हैं तो आप उसको वहाँ पर बच्चों को बता सको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेप रिकॉर्डर। अब टेप रिकॉर्डर क्या होता है? टेप रिकॉर्डर एक तरह का रिकॉर्डर होता है, एक तरह का प्लास्टिक का एक हम कह सकते हैं एक डिवाइस होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी जो हमारी कुछ आवाज़ होती है या हम जो कंटेंट प्रेजेंट करवाना चाहते हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कुछ एक मैग्नेटिक पाउडर लगाया जाता है, एक थिन लेयर्स होती है, जिसके थ्रू क्या करते हैं हम इसमें कुछ एक चीज़ें रिकॉर्ड कर देते हैं, और रिकॉर्ड करने के बाद हम बच्चों तक उनको प्रेजेंट कर देते हैं। तो सबसे पहले इसको 1930 में बनाया था जर्मनी के एक साइंटिस्ट ने, टेप रिकॉर्डर को, ठीक है। तो इसमें भी यही लिखा है कि क्या है, एक प्लास्टिक का एक आपका कोटेड सी थिन लेयर का एक आपका एक डिवाइस होता है, ठीक है। और इसमें कुछ एक मैग्नेटिक पाउडर जो होता है उसका यूज़ किया जाता है। तो आपको ये सामने दिख भी रहा होगा, तो इस तरह से आपको क्या दिखता है, इस तरह से आपको टेप रिकॉर्डर दिखता है। और इसके अंदर जो आपको ये वाली यहाँ पर राउंड सी चीज़ें दिख रही है, तो यहाँ पर ही क्या होता है, हमारे टेप रिकॉर्डर की मेन जो हम बात कर रहे हैं थिन लेयर ऑफ पार्टिकल मैग्नेटिक पाउडर यहाँ पर होता है, तो जिसके अंदर की आपकी सारी रिकॉर्डिंग होती रहती है, और इसको आप फिर बाद में कभी भी यूज़ कर सकते हैं। इसका एक बेनिफिट ये होता है कि आप इसको बार बार जो है प्ले कर सकते हो, सुन सकते हो, कभी भी सुन सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, और इसमें क्या हो सकता है टेप रिकॉर्डर में एक ये चीज़ होती है कि कई बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, तो हम उनको बाद में टेप रिकॉर्डर दे सकते हैं, और टेप रिकॉर्डर में क्या होगा, वो उस रिकॉर्ड को उस हमारी वॉइस को सुन सकते हैं, और जिसके बाद वो उस पूरे चैप्टर को रिकॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सीडी प्लेयर। तो सीडी प्लेयर भी क्या होता है, सीडी प्लेयर भी आपका एक तरह से लर्निंग डिवाइस होता है, जिसके अंदर की क्या होता है, आप अपनी जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको आप रिट्राइव कर सकते हैं या इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि जो आपने भी कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन रखी होगी उसको आप प्ले कर सकते हैं और उसको रिट्राइव कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि याद कर सकते हैं। तो इसमें CD रोम का मेन काम होता है।
अब जब आप प्रिपेयर करोगे तो प्रिपेयर करने के लिए आप इसको अपने घर पे भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको कुछ एक चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो वो कौन कौन सी होती है उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका मटेरियल कलेक्शन। जब भी आप सीडी प्लेयर या सीडी प्लेयर बनाते हैं तो आपके पास मटेरियल होना चाहिए। कौन कौन सा मटेरियल होना चाहिए? स्पीकर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। फिर आपके पास फोटो सेंसर होना चाहिए। फिर आपके पास पावर बॉक्स होना चाहिए ताकि जो इसको पावर भी मिलती रहे। सर्किट होने चाहिए आपके पास, है ना। वॉल्यूम कंट्रोलर होने चाहिए कि कितनी वॉल्यूम आपने रखनी है। तो इस तरह के कुछ एक आपके पास रॉ मटेरियल पहले होना चाहिए। अब जब आपने मटेरियल ला दिया तो अब आपको उस मटेरियल को अरेंज भी करना है, जॉइन भी करना है, ठीक है। फिर उसके बाद उसको आपने प्रॉपरली चेक करना है कि जो हमने मटेरियल बनाया है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है, या उसमें कोई दिक्कत आ रही है या कहाँ पर वो लैग कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। जब आपको कंफर्म हो जाए कि हर एक चीज़ अच्छे से चल रही है, आप बार बार उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, घर पे चेक कर रहे हो, उसके बाद आप उसको लास्ट में क्लासरूम में ले जाओगे और उसके बाद उसके थ्रू बच्चों को पढ़ाओगे, ठीक है। आई थिंक आपके ये सारे कंप्लीट हो गए होंगे। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में। ऑडियो विजुअल एड्स क्या होती है? जैसे कि आपकी वीडियो, जैसे अभी आप ये मेरे लेक्चर्स देखोगे तो ये क्या होगी? ये ऑडियो विजुअल एड्स है। यहाँ पर मैं बोल भी रही हूँ और साथ साथ में आप स्क्रीन पे देख भी रहे हो। और इसके साथ साथ कोई वीडियोज़ बनाता है ना, सामने से फ्रंट कैमरे से वीडियोज़ बनाता है, तो वो भी क्या हो जाती है? आपकी ऑडियो विजुअल एड्स हो जाती है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छा तरीका होता है पढ़ाने का, क्योंकि इसमें क्या होता है, आप टीचर के एक्सप्रेशंस भी देख सकते हो, साथ ही साथ में आप समझ भी सकते हो, देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, है ना, समझ भी रहे हो, डेमोस्ट्रेट भी टीचर यहाँ पर कर रहा है। तो यहाँ पर आप मल्टीपल जो टीचिंग मेथड है उसको आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले क्या होता है, जब भी आप कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो उसके लिए आपके पास कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए, यहाँ पर ये बात कही गई है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने करना है चूज़ और रिकॉर्डिंग डिवाइस। सबसे पहले आपने रिकॉर्डिंग डिवाइस को चूज़ करना है कि आपने किस चीज़ से रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जांपल आपने अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करना है चीज़ों को, या आपने अपने कैमरे से किसी ने रिकॉर्ड करना है। तो इस तरह से आपने पहले सिलेक्ट करना है कि आपने कैसे रिकॉर्ड करनी है चीज़ें। फिर है फ्रेम योर शॉट। अब आपने खुद के वीडियोज़ बनानी है, ठीक है, शॉट देने हैं। जैसे कि पहले आपने लगाया, फिर आपने चेक किया कि प्रॉपर आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही है, आप प्रॉपर दिख रहे हो, ब्लैक बोर्ड प्रॉपर दिख रहा है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। फिर है चेक लाइटनिंग एंड ऑडियो। अब आपने लाइट भी चेक करनी है कि प्रॉपरली चीज़ें विजिबल हो रही है या नहीं हो रही है, प्रॉपरली आपकी ऑडियो आ रही है या नहीं आ रही है। जब आपने ये सारी चीज़ें चेक कर दी, उसके बाद आप क्या करोगे, प्रेस रिकॉर्ड बटन। अब आप रिकॉर्ड बटन को प्रेस करोगे और सामने कहीं अच्छी सी प्लेस पे अपना जो है फ़ोन या अपना कैमरा लगा दोगे, ठीक है। फिर है कैप्चर द वीडियो। अब आपने रिकॉर्ड बटन ऑन कर दिया तो उसके बाद आप जितना टाइम पढ़ा रहे हो तब तक आपकी क्या हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। फिर है शो इनटू द क्लासरूम। लास्ट में क्या करना है आपने, वैसे इससे पहले आपके और भी स्टेप्स आ सकते हैं, जैसे कैप्चर कर दिया, कैप्चर के बाद आपने देखा कि अच्छे से हुआ नहीं हुआ, क्या क्या मिस्टेक्स आपने की है, तो आप उस मिस्टेक को एडिट भी कर सकते हैं और उसके बाद आप उसको क्या करोगे, बच्चों के सामने दिखाओगे, ठीक है। ये मोस्टली आप तब यूज़ कर सकते हो जब आपने किसी को रिकॉर्डेड सेशन भेजना हो, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। या कभी आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो बच्चों की, जैसे कोविड के टाइम पे मोस्टली ऑनलाइन क्लासेस होती, तो उस टाइम पे आप इस तरह की टेक्निक का यूज़ कर सकते थे, ठीक है। तो किया भी है बहुत सारे टीचरों ने। एंड उसके बाद आप इसको शो करोगे, क्लासरूम में भी कर सकते हो, बच्चों के सामने भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब अलग अलग प्रकार के हमारे ऑडियो विजुअल एड्स हो सकते हैं। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? पहला तो हो सकता है आपका वीडियो टेप रिकॉर्डिंग, ठीक है। अब आपने वीडियो टेप रिकॉर्डिंग कर दी। सेकंड आपका वीडियो डिस्क हो गया। सेकंड थर्ड आपका रिकॉर्ड ऑन द मेमोरी कार्ड, यानी कि अपने 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 मेमोरी कार्ड में क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया चीज़ों को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट है आपका लेबोरेटरी। लेबोरेटरी आप सभी को पता है, लैब्स हमारी लैंग्वेज की लैब्स भी होती है, ठीक है। उसके बाद हमारी कंप्यूटर लैब्स होती है, साइंस लैब्स होती है। तो लैब्स क्या होती है? लैब्स हमारी एक बिल्डिंग होती है, ठीक है। लैब्स क्या होगी? लैब्स एक बिल्डिंग होती है जहाँ पर इक्विपमेंट्स होते हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं, रिसर्चेस करी जाती है, टीचिंग करवाई जाती है। तो वो सारी क्या हो जाती है, आपकी लैब हो जाती है। अब कुछ एक बेस होता है, जब लैब बनाती है तो उस टाइम पे दो तीन चीज़ों का हमने बहुत ही ध्यान रखना होता है एज अ टीचर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास मिनिमम जो रिक्वायर्ड हमारे पास एक रूम का साइज़ है वो 1600 स्क्वायर फीट होना चाहिए। कम से कम हमारे 30 बच्चे लैब्स के अंदर आने चाहिए और हमारी जो लैब हो वो हमारे ग्राउंड फ्लोर पर मैक्सिमम टाइम होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि लैब्स में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है, तो एग्जिट पॉइंट वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कुछ एक यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है और इसके साथ साथ अब मैं
मैं आपको एक लेआउट दिखाऊंगी जिसके अंदर की हम साइंस लैब की बात करेंगे, ठीक है। आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, तो जब भी हम लैब की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर 2 डोर होने चाहिए एंड डोर के बीच में आपके पास एक यहाँ पर बैलेंस होना चाहिए और साइड में एक सिंक होना चाहिए, ठीक है। और जैसे ही आप एंटर करते हैं उसी के साथ आपका एक डोर होना चाहिए जहाँ पर स्टोर हो। स्टोर में आपकी बहुत सारी चीज़ें रखी जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आना चाहिए बीच का जो स्पेस, वहाँ पर क्या है, स्टूडेंट का बैठने का एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक स्टूडेंट यहाँ है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ एक इस तरह से, इससे क्या होगा कि प्रॉपर स्पेस मेंटेन रहेगा। फिर इसी तरह से आपने क्या करना है, सेकंड डोर होना चाहिए जहाँ पर क्या होगा, डार्क रूम होगा जहाँ पर आपके केमिकल्स वगैरह रखे जाते हैं। फिर आपका एक होता है टीचर रूम, ठीक है। टीचर रूम क्या हो गया, जहाँ पर टीचर बैठेगा, ठीक है। टीचर रूम ऐसा होना चाहिए जहाँ से आपको प्रॉपरली पूरा जो है वो सारे के सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर दिखे। और साथ ही साथ आपके प्रॉपर विंडोज़ होने चाहिए और एक एग्जिट डोर होना चाहिए, ठीक है। जैसे टीचर के रूम से बाहर जाने के लिए एक एग्जिट डोर होना चाहिए, इमरजेंसी डोर भी हम इसको बोलते हैं। कई बार लैब में आग वगैरह लग जाती है तो वहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। तो साथ ही साथ आपके क्या होना चाहिए, साथ में आपके प्लग्स होने चाहिए जहाँ से प्रॉपर आप लाइट ऑन ऑफ कर सको। जैसे कि कई बार कुछ मिस हैपनिंग होगी तो जैसे ही आप यहाँ से आओगे, मान लो आप यहाँ बैठे हो, आप यहाँ से आओगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पर लाइट बंद करके यहाँ से बाहर निकल सकते हो, ठीक है ना। तो साथ ही साथ सिंक होनी चाहिए, यहाँ पर आपका ब्लैक बोर्ड होना चाहिए जो कि सारे में विजिबल हो, अच्छे से बच्चों को अच्छे से समझ आए। और आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर फ्रंट में भी 2 बच्चों के लिए बैठने का स्थान होना चाहिए और साथ साथ में वहाँ पर भी सिंक्स का प्रबंधन होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की आपकी एक पूरा लेआउट होना चाहिए जब भी आप एक लैब की बात करते हैं। तो लैब में प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, ठीक है, और अच्छे से वहाँ पर विंडोज़ होनी चाहिए और इसके साथ-साथ वहाँ पर एक एग्ज़िट डोर होना चाहिए और साथ ही साथ स्टोर रूम हो गया आपका, डार्क रूम हो गया और टीचर रूम होना चाहिए। और वहाँ पर प्रॉपर जो है सिंक भी हो आपके पास, साथ-साथ में रेफ्रिजरेटर भी होने चाहिए। कई जैसे केमिस्ट्री की जो लैब्स होती है वहाँ पर आपने कोई केमिकल रखने हो या बायो के कोई हो गया, आपने कोई वहाँ पे सैंपल्स रखने हैं तो उसके लिए आपके पास वहाँ पे रेफ्रिजरेटर भी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आई थिंक आपको पूरा समझ आ गया होगा। अगर हम किसी और लैब की बात करें, कंप्यूटर लैब की बात करें, तो वो भी एज़ इट इज़ ही रहेगी। वहाँ पर भी एक टीचर रूम होना चाहिए, इसके साथ-साथ आपके वहाँ पर जहाँ पर आपके इक्विपमेंट्स लगेंगे उसके लिए जगह होनी चाहिए। जैसे कि स्टोर रूम हो गया आपका, वहाँ पर आपने इक्विपमेंट्स रख दिए। इसके साथ-साथ अगर आप कंप्यूटर की बात करें तो इस तरह से कंप्यूटर रूम में भी स्टूडेंट्स के लिए प्रॉपर स्पेस होना चाहिए और साथ ही साथ में कंप्यूटर भी होने चाहिए। तो इस तरह से आपकी एक लैब होती है। और लैब का यूज़ हम क्यों करते हैं, क्योंकि लैब से क्या होता है, बच्चों को रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस मिलता है, ठीक है। और इससे जो लर्निंग है वो उनकी बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाती है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन या कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर क्या होता है, कंप्यूटर सह अनुदेशन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि कंप्यूटर के बेस, जब आप कंप्यूटर का यूज़ करते हैं इंस्ट्रक्शन मीडियम की तरह, तब उसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शन हम उसको कहते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसको सबसे पहले डेवलप कब किया गया था, इसको सबसे पहले डेवलप किया गया था 1960 में। आईएमबी ने इसको डेवलप किया था 1960 में। तो ये सब, अगर हम आईएमबी की बात करें तो ये इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, इसका जो है फुल फॉर्म आ जाती है। तो ये अमेरिकन टेक्नोलॉजी है जो कि 1991 में बनी थी। तो उसके बेसिस पर ही सबसे पहले उन्होंने एक ऐसी इंस्ट्रक्शन 1960 में दी थी। सबसे पहले अगर हम कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ा सकते हैं। जैसे हम बच्चों को टेक्स्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हम बच्चों को कुछ एक ग्राफ्स भी दे सकते हैं, कुछ एक ऑडियो दे सकते हैं, वीडियोस दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम कब बच्चों को इंस्ट्रक्शन की तरह दे सकते हैं, जब हम कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पर क्या होता है, बच्चों की बहुत ही बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो कंप्यूटर के थ्रू चीज़ों को सीखते हैं, है ना। अपने जो सॉल्यूशन है उनको कंप्यूटर के थ्रू निकालते हैं। तो और इसके साथ साथ एनिमेटेड स्टोरीज हम बच्चों को जब बताते हैं तो वो एनिमेशन वाली चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बहुत इंटरेस्ट से उन चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो हमारे को पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में कुछ एक हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर हमारे जैसे कि कंप्यूटर हो गया, उसके साथ साथ हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जो कि हम बाहर से टच करते हैं, बाहर से ना। और हमारे सॉफ्टवेयर क्या हो गया, जो कि हमारे जैसे कुछ एप्लीकेशंस हो गए, या हमने खुद से कुछ अपना एक कह सकते हैं कि हमने खुद से अपना कुछ एक डिज़ाइन बनाया है ना, या प्रोग्राम हमने खुद का डिज़ाइन किया है। तो वो क्या है, वो आपका सॉफ्टवेयर हो जाता है ना जी। जैसे ओबीएस हो गया, ये सारे क्या है आपके एक तरह के आपके सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पूरा समझ आ गया होगा।
तो अब हम बात करेंगे कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शन होती क्या है। तो अभी भी मैंने वही बात की थी कि इंस्ट्रक्शन जब हम देते हैं किसको, स्टूडेंट को, थ्रू कंप्यूटर, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या होगा, बीच में आपका यहाँ मान लो ये क्या है, आपका एक कंप्यूटर है, ठीक है, और इसके साथ साथ ये आपने कंप्यूटर पे कुछ बच्चों को दे दिया, ये क्या है, आपके बच्चे हैं यहाँ पर, ठीक है, बच्चे हो गए, कंप्यूटर हो गया। अब आपने क्या किया, आपने उनके लिए कुछ यहाँ से मैसेज भेज दिया, ठीक है, अपने कंप्यूटर से कुछ बच्चों को यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भेज दी, और वो इंस्ट्रक्शन यहाँ बच्चों के कंप्यूटर पर आ गई, और बच्चों ने क्या कर दिया, उसको आप सॉल्व करना शुरू कर दिया। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये क्या है, आपका कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन है, या कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शन है, कंप्यूटर सह अनुदेशन है, ठीक है। अब मोड ऑफ CAI का मतलब भी कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शन ही होता है। सबसे पहले इसका मोड आपका कैसा हो सकता है, ट्यूटोरियल मोड भी हो सकता है। अब ट्यूटोरियल मोड्स के अंदर क्या चीज़ें आती है, अब हम इसकी बात करेंगे, जहाँ पर हम क्या करते हैं, कंटेंट को बच्चों को पढ़ाते हैं, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में छोटा छोटा अपना कंटेंट कर देंगे, ठीक है, जैसे कि अपने आपने छोटे एक यूनिट को अपनी जो यूनिट है उसको छोटे छोटे सेगमेंट में बांट कर बच्चों तक पहुँचा दिया, और इसके साथ साथ आपने उनसे कुछ एक क्वेश्चन पूछे, ठीक है, क्वेश्चन भी पूछे और फीडबैक भी लिया बच्चों से, तो वो क्या हो गया, आपका ट्यूटोरियल मोड हो गया। फिर है आपका सिमुलेशन मोड। सिमुलेशन मोड होता है जहाँ पर आप रियल लाइफ कंडीशनिंग बच्चों को देते हैं, जैसे कि आपने रियल में कुछ चीज़ें बच्चों को करने को दे दी। फॉर एग्जांपल हम अगर यहाँ पर एक एग्जांपल ले नॉर्मल बेसिस पर, तो क्या होता है, बच्चे कुछ एक क्रिएटिविटी करते हैं, बच्चे फ़ोन में कुछ चीज़ें देखते हैं, उसको रियल लाइफ में घर पे बनाना शुरू कर देते हैं ना, जैसे उन्होंने कुछ क्ले का मॉडल देख लिया, वो उसको घर पे बनाना शुरू कर देते हैं, तो वो क्या है, वो उनके एक सिमुलेटिंग मोड हो गया। या जैसे कोई स्किल होती है, अगर हमने कोई स्किल अपने अंदर डेवलप करनी है, तो हम क्या करते हैं, कहीं से हमने देखा, फ़ोन से देख लिया आपने, या किसी भी लैपटॉप से देख लिया या कंप्यूटर से देख लिया, तो देखने के बाद हम क्या करते हैं, उसको रियल लाइफ में अप्लाई करते थे, खुद से बनाने की कोशिश करने लग जाते हैं उस चीज़ को। वो ऐसी तो नहीं बनती एज इट इज़, पर थोड़ा बहुत हमें उसका आइडिया हो जाता है, तो वो क्या हो गया, आपकी सिमुलेटिंग या रियल लाइफ कंडीशनिंग हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिकल मोड। अगर हम प्रैक्टिकल या ड्रिल मोड की बात करें, तो इसमें हम पहले क्या होता है, जैसे आप लोगों को पहले मैंने मान लो पढ़ा दिया, ये पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, अब उसके बाद मैंने आपके लिए मॉक टेस्ट बनाना शुरू कर दिया इससे रिलेटेड, और वो मॉक टेस्ट मैंने आपको ऑनलाइन सेंड करे। तो अब आप क्या करोगे, वहाँ पर आप चेक करोगे ना उसको कि आपको कितना समझ आया है ना, कहाँ कहाँ पर आपकी मिस्टेक्स है, किस तरह से आप आंसर कर रहे हो, है ना, तो अब आपको अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट सारे पता चल जाएंगे। तो वो क्या है, वो आपकी ड्रिल या प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। फिर है आपका डिस्कवरी मोड। अब डिस्कवरी मोड में क्या होता है, जहाँ पर आप ट्रायल एंड एरर से सीखते हैं, डिस्कवर करते हैं खुद से चीज़ों को, जैसे कि आपने कोई गेम खेलनी स्टार्ट कर दी है ना, यहाँ पर, या गेम भी नहीं कहेंगे, कुछ और ही, जैसे आपने कुछ और चीज़ें करना शुरू कर दिया डिस्कवरी मोड पे, जैसे कोई मैंने आपको सुडोकू दे दिया है ना, या पजल्स दे दी सॉल्व करने के लिए, तब आप क्या करोगे, उसको कैसे सॉल्व करोगे, जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं पहुँचोगे। जैसे मान लो ये कोई मैंने आपको एक गेम दे दी, ये एक बॉल है, अब आपने इस बॉल को पहुंचाना है यहाँ तक, और बीच में मैंने बहुत सारे ऑब्स्टेकल बना दिए इस तरह से, तो आप इसको यहाँ तक कैसे पहुंचाओगे, तो ये क्या हो गया, आपका डिस्कवरी मोड हो गया। या कई बार क्या होता है कि मैंने कुछ एक वर्ड यहाँ पर लिख दिए, जैसे SU बना दिया और बीच में कुछ डॉट दे दिया, ए लगा दिया, और आपने फुलफिल करना है इसको, फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, बार बार ट्राई करोगे, फिर वो रॉन्ग आंसर बोलेगा, रॉन्ग आंसर बोलेगा, फिर थोड़े टाइम बाद आपको कुछ एक सही थोड़ी बहुत हिंट मिलेगी आपको, फिर आप उसको राइट कर दोगे, और उसके बाद ये क्या करेगा, नेक्स्ट पर मूव ऑन करेगा। तो इस तरह से क्या हो गया, आपकी डिस्कवरी मोड यहाँ पर एनहांस हो सकता है। फिर है आपका गेमिंग मोड। इसमें तो आपकी गेम्स आ जाती है ना, जैसे कि आप गेम्स वगैरह रिक्रिएट करते हो, अपनी गेम्स बनाते हो, या इसमें क्या होता है आपका मेनली जब आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग गेम्स खेलते हो, तो उसके लिए भी आप CAI का यूज़ करते हो, कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हो, ठीक है। लास्ट है इसका प्रेपरेशंस। अब हम तैयार कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हम कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं डिज़ाइन ऑफ प्रोग्राम। सबसे पहले जब एक टीचर आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन बनाएगा, तो वो क्या करेगा, अपना प्रोग्राम बनाएगा कि मुझे क्या बच्चों को पढ़ाना है। जैसे अगर मैं बात करूं आप लोगों की BEd के लिए, मान लो मैंने आपको मॉक टेस्ट बनाना है, ठीक है, मैं मॉक टेस्ट बनाऊंगी, तो सबसे पहले क्या करूंगी, मैं एक साइट को चूज़ करूंगी, ठीक है, साइट पे जाने के बाद मैं एक प्रोग्राम सेट करूंगी, वहां पर मैं आपके लिए क्वेश्चंस डालूंगी, ठीक है, उसके साथ साथ में राइट आंसर, रॉन्ग आंसर सब कुछ डालूंगी, ठीक है।
फिर मैं उसका ट्रायल दूँगी। ट्रायल के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं उसको अपने ही किसी दूसरे नंबर पे डाल के उसको चेक कर सकती हूँ ये सही बना या नहीं, या मैं किसी स्टूडेंट को ही बोलकर क्या करूँगी कि आप इसको चेक करो, इसमें कोई मिस्टेक है तो बताना, नहीं है तो फिर ठीक है, डन है, ठीक है। फिर हम उसको चेक करेंगे कि कितनी एफिनिटी है इसकी, ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है ये, सही भी है या नहीं है, यार कितना रेलेवेंट है ये सारी चीज़ें मैं चेक करूँगी उसके बाद भी। और जब मैं ये सारी चीज़ें चेक कर दूँगी कि ये आपके लेवल का है या नहीं है, उसके बाद क्या करूँगी, मैं उसको शेयर कर दूँगी, किसके साथ, अपने बच्चों के साथ। अब शेयर करने के बाद बच्चे क्या करेंगे, बच्चे उसकी क्या करेंगे, एक तरह से बच्चे उसके आंसर देंगे। आंसर देने के बाद मैं क्या करूँगी, जब सारे बच्चे आंसर कर देंगे उसके बाद मैं उसकी आउटकम देखूँगी। जैसे कि मैंने वो वेबसाइट दोबारा से खोली जो कि मैंने बनाई होंगी, फिर मैं वहाँ पर रिज़ल्ट चेक करूँगी। फिर मैं उस रिज़ल्ट चेक करने के बाद देखूँगी कि किस बच्चे ने किस तरह के आंसर दिए हैं, कितने सही दिए हैं, कितने गलत दिए हैं। तो वो क्या है, वो उनकी आउटकम है। तो इस तरह से क्या होता है, एक जो कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शन होती है वो काम करती है, या इस तरह से उसको प्रिपेयर किया जाता है। तो इसको डिज़ाइन कौन करता है, टीचर डिज़ाइन करता है, और इसकी जो आउटकम है वो कौन देखता है, वो भी टीचर ही देखता है, ठीक है। तो आई थिंक इसके साथ आपका पूरा ये चैप्टर है जो कंप्लीट हो जाता है, प्रेपरेशन एंड यूजेस ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसके अलावा आपके और भी बहुत सारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल आ सकते हैं, बट आपके जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। तो आई थिंक आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो, और इसके साथ-साथ अब आपके लिए ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा ईज़ी होना चाहिए। इतने डिटेल में हमने इसको पढ़ लिया है, तो आपको अब सारा पता होना चाहिए कि इसके अंदर किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, या कोई भी जो लर्निंग मटेरियल है वो हम कैसे बनाते हैं। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके साथ अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।